नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो वीडियो के अंदर हम पढ़ाएंगे आपको, वहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए जो भी विषय हैं, हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, हम जो वीडियो बना रहे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु नदी से संबंधित और उनकी सहायक नदियों से संबंधित जितने भी पॉइंट निकलेंगे, एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से, बड़े बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और देखने के बाद में कमेंट करके बताना ज़रूर कि ये वीडियो आपको कितनी पसंद आई है, आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना और आप अपने दोस्तों से बोलना कि वो कास्ट क्लासेस पे हमारे साथ आएँ और एक साधारण भाषा के अंदर हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो सीखें। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए भारतीय भूगोल के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंधु नदी तंत्र है। आज हम इस वीडियो में सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो 5 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज है, 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, उनके भी एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से सीखेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, सिंधु नदी तंत्र। आप भी यदि साथ के साथ में नोट्स बना रहे हैं तो आप भी हेडिंग डाल लीजिए, इंडस रिवर सिस्टम सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम है, ये हम एक मैप के अनुसार पढ़ेंगे। मैप, भारत का मैप बनाकर उसके ऊपर आपको बताएंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी कौन से स्टेट से कितना किलोमीटर बहती है। तो चलिए एक बार छोटा सा भारत का मैप बना लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। मान लेते हैं कि भाई ऐसा अपने पास में नॉर्थ इंडिया है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का ही जिक्र होगा, सिंधु नदी का साउथ इंडिया से कोई इसका लेना देना नहीं है। इस प्रकार से हम मान लेते कि अपने पास में एक नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, साउथ का कोई इसके अंदर जिक्र नहीं है, तो साउथ इंडिया का हमने मैप भी नहीं बनाया, नॉर्थ इंडिया का ही जिक्र है। हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। कहने का मतलब, सिंधु नदी तंत्र का मतलब ये है, तंत्र मतलब काफी नदियों का एक जाल। एक तो इसके अंदर हम सिंधु नदी पढ़ेंगे और तंत्र मतलब इसकी हम सहायक नदियों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के अंदर हम पढ़ेंगे सिंधु नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे दोस्तों? सिंधु नदी, जिसे आप इंग्लिश में इंडस के नाम से जानते हैं। ये सिंधु नदी जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है दोस्तों, भारत की बड़ी नदियों में से एक जिसका नाम सिंधु नदी है, या विश्व की बड़ी नदियों में से एक बड़ी नदी, लंबी नदी जिसका नाम सिंधु नदी है। सिंधु नदी जिसकी लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है, लेकिन 2880 किलोमीटर है, यहाँ पर ये तिब्बत में बहती है, यहाँ पर भारत में बहती है, यहाँ पर पाकिस्तान में बहती है। ये 2880 किलोमीटर तिब्बत, भारत और पाकिस्तान को मिलाकर है। तो 2880 किलोमीटर में से सिंधु नदी भारत में कितना बहती है, इंडिया में कितना बहती है, तो आप बताएंगे सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। और एकमात्र कौन से स्टेट में बहती है? जम्मू कश्मीर के अंदर। सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर बहती है, एकमात्र कौन से स्टेट में बहती है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर तोड़ दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी यदि आपसे पूछे कौन से स्टेट में बहती है, तो जम्मू कश्मीर में। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में बहती है, तो आप बताएंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर सिंधु नदी बहती है। ये चीजें भी आपने याद रखनी है। उसके बाद में ये जो सिंधु नदी है, ये कहाँ से निकलती है? भाई हमारे पास में ये जो सारा क्षेत्र है, ये तिब्बत का क्षेत्र है, और इस तिब्बत के अंदर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है कैलाश पर्वतमाला। कैलाश पर्वतमाला, भगवान महादेव जहां पर मतलब निवास किया करते थे, उस कैलाश पर्वतमाला के अंदर तिब्बत में एक झील स्थित है जिसका नाम है मानसरोवर झील।
कैलाश पर्वत के अंदर तिब्बत में एक झील स्थित है जिसका नाम क्या है भैया, मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील के पास, इस मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर पड़ता है, एक हिमनद पड़ता है, एक ग्लेशियर पड़ता है मानसरोवर झील के पास में, जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर, याद रखिएगा। तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में एक झील स्थित है जिसका नाम है मानसरोवर झील। उसी मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर पड़ता है, बोखरचू ग्लेशियर। हमने आपसे पहले भी बताया था कि ये ग्लेशियर क्या होता है। यदि आपने पहले वीडियो अटेंड नहीं की, नहीं देखी, तो आज बता देते कि ग्लेशियर किसे कहते हैं। ग्लेशियर, जिसे आप हिंदी में हिमनद या हिमानी के नाम से जानते हैं, ग्लेशियर जो होते हैं उनको हिंदी में हिमनद या हिमानी के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में ग्लेशियर क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर विशाल गतिशील बर्फ की राशि, पृथ्वी की सतह पर विशाल गतिशील बर्फ की राशि जो पहाड़ी ढलानों का अनुसरण करते हुए, जो पहाड़ी ढलानों का अनुसरण करते हुए अपने भार के कारण, वजन के कारण अपने आप स्वयं गति करती है, उसे हम ग्लेशियर, हिमनद या हिमानी के नाम से जानते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर भारत के अंदर ही स्थित है। ये सभी चीज़ें हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर आपको बताई थी। लेकिन ये चीज़ भी आपने याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं आज सिंधु नदी की। वो सिंधु नदी जो कैलाश पर्वत श्रृंखला में स्थित मानसरोवर झील के पास से, मानसरोवर झील के पास स्थित बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। उसके बाद में ये सिंधु नदी बहती है तिब्बत में। ये क्षेत्र है, इसके अंदर ये तिब्बत में बहती है। उसके बाद में वो जम्मू कश्मीर के अंदर बहती है और जम्मू कश्मीर के बाद में वो आगे जाती है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन सिंधु नदी, प्यारे साथियों, जब बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, निकलने के बाद ये सिंधु नदी जब तिब्बत में बहती है, तो इस सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे लद्दाख का सिंगमुख, लद्दाख का सिंगमुख एंड सिंगी खबान के नाम से, सिंगी खबान के नाम से इसे जाना जाता है। जब सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकलने के बाद में आगे बढ़ती है तो कुछ पार्ट ऐसा होता है तिब्बत का कि वो तिब्बत के क्षेत्र में बहती है। और जब तिब्बत के क्षेत्र में बहती है तो सिंधु नदी को उस तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? लद्दाख का सिंगमुख, या हम कह सकते हैं कि इसे सिंगी खबान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के ऊपर तो एक पर्वतमाला है जिसका नाम है लद्दाख पर्वतमाला, लद्दाख, और नीचे एक पर्वतमाला है जिसका नाम है जास्कर। नीचे एक पर्वत पड़ता है जास्कर पर्वत, ऊपर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम क्या है? लद्दाख पर्वत। तो ये याद रखिएगा, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के बीच से बहती है। लेकिन जब सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के बीच से बहती है तो इसी के मध्य, लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के मध्य जम्मू कश्मीर का लेह स्थान पड़ता है। और ये लेह स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर का लेह स्थान कौन सी नदी के किनारे है? तो आप बताएंगे सिंधु नदी के किनारे है। और जम्मू कश्मीर का लेह स्थान जिसके पास से सिंधु नदी के अंदर एक छोटी सहायक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है जास्कर नदी। कौन सी नदी है? जास्कर। उसके बाद में सिंधु नदी जब आगे बढ़ती है तो ऊपर से एक छोटी नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। छोटी नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। उसके बाद में जब सिंधु नदी आगे बढ़ती है तो एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे सयोक नदी, नुब्रा नदी और उसके बाद में सयोक नदी। ये सयोक नदी जिसको मध्य एशिया के अंदर यारकंडी के नाम से जाना जाता है। सयोक नदी जो सहायक है सिंधु की, ये सयोक नदी जिसे मध्य एशिया में, जो अपना एशिया कंटिनेंट है और उस कंटिनेंट के अंदर मध्य एशिया के अंदर इस सयोक नदी को यारकंडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? यारकंडी के नाम से जानते हैं।
उसके बाद में जब सिंधु नदी आगे बढ़ती है तो इसके अंदर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गिलगित नदी। कौन सी नदी आकर मिलती है? गिलगित नदी। और जब ये गिलगित नदी सिंधु नदी के अंदर आकर मिल जाती है तो यहां पर सिंधु नदी एक गिलगित गार्ज बनाती है। गिलगित गार्ज, गार्ज जिसे इंग्लिश में आप गार्ज कहते हैं, जिसे हिंदी में आप क्या कहेंगे तो आप बताएंगे महाखड्ड बनाती है। और उस गिलगित गार्ज की गहराई लगभग 5200 मीटर बताई जाती है। मतलब गार्ज मतलब महाखड्ड मतलब दोनों साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं, बीच वाला जो क्षेत्र है वो बहुत गहरा है। वो नदी ने काट दिया, उन पहाड़ों को नदी ने काट दिया, जिसके कारण वो गार्ज महाखड्ड बन गया। साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बीच में से एक संकरा बहुत गहरा गार्ज है, एक महाखड्ड है। तो सिंधु नदी गिलगित गार्ज बनाती है जो बहुत गहरा है, जिसकी गहराई लगभग 5200 मीटर बताई जाती है। उसके बाद में जब ये सिंधु नदी आगे बढ़ती है तो यहां पर पाकिस्तान का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है चिल्हड़ शहर। उस चिल्हड़ से, या पाकिस्तान का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है दर्दिस्तान। चिल्हड़ या दर्दिस्तान से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कहां से? चिल्हड़ या दर्दिस्तान से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसके बाद में जब सिंधु नदी आगे बढ़ती है, पाकिस्तान के अंदर बहती हुई जब आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान के अंदर ही एक शहर आता है जिसका नाम है मिठन कोट। पाकिस्तान में ही एक शहर आ रहा है जिसका नाम क्या? मिठन कोट। और उस मिठन कोट के पास से यह अपनी 5 सहायक नदियों का जल प्राप्त करती है। और 5 सहायक नदियों का जल प्राप्त करने के बाद में सिंधु नदी आगे बढ़ती है। और जब आगे बढ़ती है तो कराची आता है, पाकिस्तान के एक शहर जिसका नाम है कराची। हालांकि ये पहले पाकिस्तान की राजधानी भी हुआ करता था, पाकिस्तान की पहले राजधानी कराची ही हुआ करता था। वर्तमान में पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, कराची से राजधानी इस्लामाबाद में कब बदली गई थी तो आप बताएंगे 1959 के अंदर, 1959 के अंदर बदली गई थी। ये चीज भी याद रखना है। लेकिन कराची के पास में ही यहां पर अरब सागर का एक तट पड़ता है जिसका नाम है मकरान तट। अरब सागर का एक तट पड़ता है जिसका नाम है मकरान तट। उस मकरान तट से ये सिंधु नदी कहां पर गिर जाती है तो आप बताएंगे अरब सागर के अंदर ये सिंधु नदी गिर जाती है। ये तो था सिंधु नदी का इतिहास। मतलब सिंधु एक छोटी नदी है, सॉरी, सिंधु की मतलब एक बड़ी नदी है लेकिन इसका रूप छोटा है। मतलब इससे पर्सन जो बनेंगे वो यहां से बाहर नहीं जाने वाले। छोटी नदी नहीं है, अरे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर। रूप छोटा है ना, पर्सन वगैरह की संख्या ये कम है। तो एक बार सिंधु नदी का हम पूरा एक बार फिर से जान लेते हैं। सिंधु नदी जिसे आप इंग्लिश में इंडस के नाम से जानते हैं, और आज हम इंडस रिवर सिस्टम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। सिंधु नदी जो तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वतमाला में मानसरोवर झील के पास स्थित बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। बोखरचू ग्लेशियर से निकलने के बाद में तिब्बत में बहती है। तिब्बत में इसे लद्दाख का सिंगमुख अथवा सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है। जब सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तो यह लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के मध्य बहती है। सिंधु की जम्मू कश्मीर के अंदर सहायक नदियां हैं जास्कर, नुब्रा, गिलगित और श्योक। ये जम्मू कश्मीर के अंदर सिंधु नदी के अंदर आकर मिलती है नदियां। जम्मू कश्मीर का लेह स्थान भी सिंधु नदी के किनारे है। और जब सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान का एक शहर आता है जिसका नाम चिल्हड़ या दर्दिस्तान है। चिल्हड़ या दर्दिस्तान से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसके बाद में सिंधु नदी लगातार पाकिस्तान के अंदर आगे बढ़ती रहती है तो एक स्थान आता है मिठन कोट। उस मिठन कोट के पास से अपनी 5 सहायक नदियों का जल प्राप्त करती है। और अपनी 5 सहायक नदियों का जल प्राप्त करने के बाद में ये आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ती है तो कराची शहर आता है पाकिस्तान का। और उसी कराची के पास में एक तट पड़ता है जिसका नाम है मकरान तट। और उसी मकरान तट से सिंधु नदी अरब सागर में अपना जल छोड़ देती है। तो अब हम सिंधु की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी सिंधु की सहायक नदी है और कौन कौन से वहां से पर्सन उठेंगे। लेकिन सिंधु की सहायक नदियों के अंदर आजकल एग्जामिनर थोड़ा चतुर हो गया है। वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपसे पूछना स्टार्ट कर रखा है। वो पूछता है कि सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी है, सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियां कौन सी। अब आधे तो स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो नई युवा पीढ़ी इसको दायां बायां ही नहीं पता होगा। काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे, सभी के बारे में बात नहीं कर रहे लेकिन काफी होंगे। अरे बायां मतलब आप बताएंगे लेफ्ट और दायां मतलब राइट। तो सिंधु नदी
जब ऊपर से उतरती है तो दाएं दाएं हिस्से की जो सहायक नदियां वो कौन सी है और बाएं हिस्से की जो सहायक नदियां है वो कौन सी। आज हम इस वीडियो के अंदर कौन सी नदियों का वर्णन बेहतरीन तरीके से करेंगे, तो आप बताएंगे सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं, जिसे आप पंच नद के नाम से जानते हैं, वो बाएं तट की, लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियां हैं, बाएं तट की सहायक नदियां। लेकिन सिंधु की जो दाएं तट की सहायक नदियां है वो पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी में मिलती है। वो पाकिस्तान वाले पढ़ रहे होंगे, सिंधु की जो दाएं तट की सहायक नदियां है वो पाकिस्तान से आकर मिलती है, लेकिन बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं वो भारत से जाकर मिलती है। तो आज हम भारतीय भूगोल के अंदर भारत की नदियां पढ़ेंगे, तो हम बाएं तट की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दाएं हिस्से की जो सहायक नदियां हैं, दाएं हिस्से की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, तो आपने याद रखना है खुर्रम, खुर्रम, तोची, गोमल, खुर्रम, तोची, गोमल, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। और भी एक यदि आप लगा लो कुछ भी, मतलब हुंजा, झाबे, कंदर, हुंजा, झाबे, झाबे, कंजर, ये सभी सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियां हैं जो पाकिस्तान से आकर मिलती। अब ये सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियां हैं, आप सभी को भी मालूम पड़ गया कि सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियां हैं। अब ये कौन से पर्वत से निकलती है, तो आप बता देना पाकिस्तान के अंदर हिमालय का हिस्सा फैला है, और पाकिस्तान में जो हिमालय फैला है उसे हम सुलेमान के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हिमालय पर्वतमाला फैला है उसे सुलेमान के नाम से जानते हैं, और उसी सुलेमान पर्वत से निकलकर आती है खुर्रम, तोची, गोमल, हुंजा, झाबे, कंजर, जो सिंधु नदी की दाएं तट की सहायक नदियां हैं, राइट हैंड साइड की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज है, याद रखें। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर और जानेंगे झेलम का, रावी का, चेनाब का, व्यास का, सतलुज का वर्णन। वो नदियां 5 सहायक नदियां हैं जो बाएं तट की सहायक नदियां हैं। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको रफ कर देते हैं और उसके बाद में देखेंगे। अब हम सबसे पहले एक एक नदी को अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो ये सभी चीजें समझ में आई आपको, साथ के साथ में आप मैप बनाते रहिए, या मैप नहीं बनाते तो साथ के साथ में नोट करते रहिए, एक पॉइंट नहीं छूटेगा आपको। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में भी फैलाने की कोशिश आप करें, प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है। यदि पसंद आ रही है तो चलिए, और आप अपने दोस्तों से बोलें कि वो कास्ट क्लासेस के ऊपर हमारे साथ आएँ और हमारे साथ में जुड़ें। देखिए भाई, सबसे पहले यदि सिंधु की सहायक नदियों का जिक्र करें तो सबसे पहले नाम आता है झेलम नदी का। कौन सी नदी का नाम आता है भैया? झेलम नदी। लेकिन इसी के साथ में जो झेलम नदी है इसका ऋग्वैदिक नाम क्या है, या झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? झेलम नदी जिसका पुराना नाम यदि आपसे पूछे तो आप बताएंगे वितस्ता। झेलम नदी जिसका यदि आपसे पुराना नाम पूछे तो आप बता देना वितस्ता, इस झेलम नदी का पुराना नाम है। क्या नाम है भैया? वितस्ता। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, किसकी सहायक है, कौन कौन से पर्सन बनते हैं, वो हम देखेंगे। झेलम नदी चेनाब की सहायक नदी है, अभी हम बताएंगे आपको, जस्ट बस 1 मिनट का इंतजार कीजिए आप। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के अंदर एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील। उसी शेषनाग झील के पास में एक झील और है जिसका नाम है बेरीनाग झील, और उसी बेरीनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। बेरीनाग झील जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर उसी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है भैया? तो आप बताएंगे झेलम नदी। ये झेलम नदी बेरीनाग झील से निकलती है। बेरीनाग झील से निकलने के बाद में ये पाकिस्तान की तरफ बहती है, जम्मू कश्मीर में बहती है। जब ये पाकिस्तान की तरफ बहती है तो इसके ऊपर सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर। श्रीनगर कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आप बताएंगे झेलम नदी के ऊपर स्थित है। जब ये बहती हुई आगे की तरफ बढ़ती है तो इसी के किनारे जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसका नाम वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है, जो झेलम नदी के किनारे है, जिसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है। वुलर झील, जम्मू कश्मीर, झेलम नदी।
भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है। उसके बाद में जब ये आगे बढ़ती है, झेलम नदी आगे बढ़ती है, तो एक शहर आता है जिसका नाम मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद से ये नदी, कौन सी नदी, झेलम नदी, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहने लगती है। और एक शहर आता है जम्मू कश्मीर का मंगला। मुजफ्फराबाद से मंगला तक ये नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर बहती है। और उसके बाद में ये नदी पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद में ये नदी कहाँ पर चली जाती है? पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी, सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है, आप बता देना, झेलम नदी है। झेलम नदी, जिसे पाकिस्तान के अंदर नीलम के नाम से जानते हैं। ये जो झेलम नदी है, इसे पाकिस्तान के अंदर किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे नीलम के नाम से जानते हैं। इस झेलम की एक सहायक नदी है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर किशन गंगा है, वो झेलम के अंदर आकर मिलती है। लेकिन किशन गंगा का ऐसा पॉइंट बताया जाता है कि किशन गंगा पाकिस्तान से निकल कर आती है और वो जम्मू कश्मीर में आकर मिलती है। किसके अंदर? तो आप बता देना, झेलम नदी के ऊपर। और फिर से दोनों नदी का पानी इकट्ठा होकर कहां पर चला जाता है? तो आप बता देना, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में झेलम को नीलम के नाम से जानते हैं। झेलम नदी के ऊपर 2-3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। वो कौन कौन से हैं वो आप देख लें। सबसे पहले नाम आता है किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना, झेलम नदी, जम्मू कश्मीर। एक्चुअल में ये है तो किशन गंगा नदी के ऊपर ही, लेकिन किशन गंगा एक छोटी नदी है और वो सहायक है झेलम की, तो ये झेलम नदी के किनारे ही बताया जाता है। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना झेलम नदी के ऊपर है, जम्मू कश्मीर में है। सेकंड, तुलबुल बांध परियोजना। तुलबुल बांध परियोजना, तुलबुल बांध परियोजना है। ये तुलबुल बांध परियोजना भी कौन सी नदी के ऊपर है? झेलम नदी के ऊपर है। और कौन से स्टेट में? जम्मू कश्मीर में। थर्ड इसके ऊपर पड़ता है उरी बांध परियोजना। उरी बांध परियोजना, उरी एक मूवी भी आई थी। उरी बांध परियोजना जो झेलम नदी के किनारे है, जो जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर ही। तुलबुल बांध परियोजना, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना और उरी बांध परियोजना तीनों ही जम्मू कश्मीर में है, तीनों ही झेलम नदी के किनारे। आशा करता हूं कि झेलम नदी का पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट नदी के बारे में पढ़ेंगे। देखें तो ये तो है भाई झेलम नदी। और ये झेलम नदी जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान का एक कस्बा पड़ता है झांग, तिरमू। वहां से झांग के पास से, झांग शहर पड़ता, अभी बताएंगे, झांग तिरमू के पास से ये जो नदी है झेलम नदी, ये चेनाब के अंदर मिल जाती है। अभी बताएंगे, 1 मिनट वेट कीजिए आप। उसके बाद में सेकंड जो सहायक नदी है उसमें नाम आता है चेनाब। चेनाब जिसका दूसरा नाम अस्किनी है। प्यारे स्टूडेंट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। चेनाब नदी जिसका दूसरा नाम है अस्किनी। भाई हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। साथियों, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है और उस दर्रे का नाम है बारालाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण दर्रा जिसका नाम बारालाचा दर्रा है। उसी बारालाचा दर्रे के पास से चेनाब नदी 2 हिस्सों में निकलती है, 2 भागों में निकलती है। एक भाग जिसका नाम होता है चंदर और दूसरा भाग जिसका नाम होता है भागा। ये चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम बारालाचा दर्रा। उस बारालाचा दर्रे के पास से 2 भागों में निकलती है। एक भाग जिसका नाम चंदर होता है, एक भाग जिसका नाम भागा होता है। चंदर, भागा। आगे चलकर ये दोनों भाग आपस में मिल जाते हैं और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर एक कस्बा पड़ता है कैलांग, और उस कैलांग कस्बे के निकट एक स्थान पड़ता है तांडी। कैलांग कस्बे के निकट तांडी नामक स्थान पर चंदर और भागा दोनों जलधाराएं आपस में मिल जाती है और उसके बाद में इसका नाम पड़ता है चेनाब, जिसका दूसरा नाम क्या है? अस्किनी।
उसके बाद में यहां से मान लो ये दो भागों के अंदर निकलती, चंदर और भागा। आगे चलकर हिमाचल प्रदेश का एक शहर आया कैलांग कस्बा, उसके निकट तांडी कस्बा, और ये आपस में मिल गए। उसके बाद में चेनाब नदी जाती ऊपर जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर से जाती हुई एक शहर पड़ता है जम्मू कश्मीर का, ये एक नगर पड़ता है छोटा सा रियासी। जम्मू कश्मीर का एक रियासी नगर पड़ता है, और उस रियासी नगर से ये चेनाब नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान में आगे बढ़ती हुई अपनी सहायक नदी झेलम का जल प्राप्त करती, मतलब अपनी सहायक नदी झेलम का जल उठाती। और कौन से कस्बे के निकट? तो पाकिस्तान के झांग कस्बे के निकट। पाकिस्तान के झांग कस्बे के निकट से ये जो चेनाब नदी है ये अपनी सहायक नदी झेलम का जल उठाती। एक बार चेनाब नदी फिर से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो 1-2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। भाई एक्चुअल में क्या है कि चेनाब नदी जब निकलती है हिमाचल प्रदेश से बारालाचा दर्रे के पास से, तो ये 2 भागों में निकलती है। एक भाग जिसका नाम होता है क्या? चंदर, और दूसरा भाग जिसका नाम होता है भागा। दोनों भागों से अलग अलग हिस्सों में निकलती है, लेकिन एक शहर पड़ता है हिमाचल प्रदेश का कैलांग, उसके निकट एक कस्बा पड़ता है तांडी। वहां पर दोनों भाग आपस में संयुक्त रूप से बहने लगते हैं। उसके बाद में इस नदी का नाम क्या पड़ता है? चेनाब। चेनाब जिसका दूसरा नाम अस्किनी। हिमाचल प्रदेश से फिर ये जाती जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर का एक कस्बा पड़ता है रियासी। रियासी कस्बा पड़ता है, रियासी। कौन सा कस्बा? रियासी कस्बा पड़ता है। और उस रियासी कस्बे से ये जो नदी है, उस रियासी कस्बे से ये जो नदी है ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान के अंदर एक शहर पड़ता है झांग। पाकिस्तान के अंदर एक शहर पड़ता है झांग। उस झांग के पास से ये जो नदी है अपनी झेलम नदी का, अपनी सहायक नदी झेलम का जल उठाती है, और उसके बाद में आगे बढ़ जाती है। आपसे पूछे, एग्जामिनर पूछ भी ले, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि चेनाब नदी पाकिस्तान में कहां से प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे रियासी नगर से। कहां से? रियासी नगर से प्रवेश करती है। ये चीज भी आपने याद रखनी है। तो ये चेनाब नदी, इस चेनाब नदी के ऊपर भी जम्मू कश्मीर में काफी बांध परियोजनाएं हैं। चेनाब जो नदी है उसके किनारे भी जम्मू कश्मीर में काफी बांध परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी बांध परियोजना है वो आप देख ले, जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। सलाल बांध परियोजना, सलाल बांध परियोजना जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी। दुलहस्ती बांध परियोजना, दुलहस्ती बांध परियोजना, चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर। बगलीहार, बगलीहार बांध परियोजना, चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर। और बुरसर बांध परियोजना, बुरसर बांध परियोजना, चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, सलाल बांध प्रोजेक्ट, दुलस्ती बांध प्रोजेक्ट, बगलीहार बांध प्रोजेक्ट और बुरसर बांध प्रोजेक्ट, ये सभी कहां है, कहां स्थित है? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के ऊपर है? चेनाब नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर स्थित है प्यारे साथियों? तो आप बता देना चेनाब नदी के ऊपर स्थित। उसके बाद में देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें भाई, ये तो सेकंड सहायक थी। उसके बाद में नाम आता है रावी नदी का। रावी नदी जिसका दूसरा नाम है परुष्णी, जो थर्ड सहायक है उसका दूसरा नाम है परुष्णी, या जिसका एक और नाम आता है इरावती। इरावती या परुष्णी जो है वो कौन सी नदी का दूसरा नाम है? रावी नदी। रावी किसकी सहायक है? तो आप बता देना चेनाब की। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ही बहती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और रोहतांग दर्रा, कौन सा दर्रा भाई? रोहतांग दर्रा। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, और रोहतांग दर्रे के पास से निकलने के बाद में हिमाचल प्रदेश में बहती है, उसके बाद में पंजाब में बहती है, उसके बाद में अमृतसर और गुरदासपुर और अमृतसर जो पंजाब के शहर हैं, वहां से ही जब आगे बढ़ती है तो ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान के अंदर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है सराय सिंधु। पाकिस्तान का एक शहर पड़ता है सराय सिंधु। उस सराय सिंधु के पास से ये अपनी सहायक नदी, ये अपनी सहायक जो नदी है, इस जो पानी अपना डालती है कौन सी नदी के? चेनाब में मिल जाती है।
देखिए, जो ये नदी है अपनी रावी नदी, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग कस्बे के निकट से निकलती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब का गुरदासपुर, अमृतसर से बहती हुई पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान का एक शहर पड़ता है सराय सिंधु। उस सराय सिंधु के पास से ये नदी अपना जल कौन सी नदी में गिरा देती है? तो आप बताएंगे चेनाब नदी। तो कहने का मतलब रावी भी सहायक है किसकी? चेनाब की। झेलम, ऊपर से झेलम भी सहायक है चेनाब की, नीचे से रावी भी सहायक है कौन सी नदी की? तो आप बता देना चेनाब नदी की। ठीक है, ये रावी नदी जिसके किनारे हिमाचल प्रदेश का मंडी शहर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश का जो मंडी शहर है वो कौन सी नदी के ऊपर है? रावी नदी के ऊपर। और पाकिस्तान का जो लाहौर है, पाकिस्तान का जो लाहौर है, जहां पर पहली बार ध्वज 1929 में फहराया गया था, पहली बार झंडा कौन सी नदी के ऊपर फहराया गया था? रावी नदी के ऊपर। एक्चुअल में वो झंडा लाहौर शहर में फहराया गया था। अब लाहौर शहर में झंडा फहराया गया है, लाहौर रावी नदी के ऊपर है, तो वो रावी नदी के ऊपर ही माना गया। पहली बार झंडा कौन सी नदी के ऊपर फहराया गया? रावी नदी। लाहौर जो पाकिस्तान का शहर है, वो लाहौर भी कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बता देना रावी नदी के ऊपर। लेकिन पंजाब में इस नदी के ऊपर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है थीन बांध। पंजाब में रावी नदी के ऊपर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है थीन बांध। थीन बांध रावी नदी पंजाब। थीन बांध जो है वो रावी नदी के ऊपर है और कहाँ है? पंजाब में। लेकिन पंजाब में इस बांध को महाराजा रणजीत सिंह बांध के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इस बांध को महाराजा रणजीत सिंह बांध के नाम से जानते हैं। पंजाब में भैया इस बांध को किस नाम से जाना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह बांध के नाम से इस बांध को जाना जाता है। क्लियर है ना? बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो तीनों नदियों के जो तीनों सहायक नदियां हैं, इनके सभी पॉइंट आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे, क्लियर भी हुए होंगे। उसके बाद में नाम आता है व्यास नदी। व्यास नदी कौन सी नदी का नाम आता है भाई? व्यास नदी। व्यास नदी जिसका दूसरा नाम क्या है? तो आप बता देना विपाशा। व्यास नदी जिसका दूसरा नाम है विपाशा। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो व्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। एक्चुअल में बात क्या है कि हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग दर्रा है ना, इसी रोहतांग दर्रे के पास में एक कुंड पड़ता है और उस कुंड का नाम है व्यास कुंड। हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग दर्रा है, उसी रोहतांग दर्रे के पास में एक कुंड पड़ता है और उस कुंड का नाम क्या है? तो आप बताएंगे व्यास कुंड। और उसी व्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? व्यास नदी। ये नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है, लेकिन पंजाब में इस नदी के ऊपर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है हरीके बांध। हरीके बांध पंजाब से व्यास नदी सतलुज में मिल जाती है। यहाँ से सतलुज बहती हुई आती है, तो ये व्यास नदी पंजाब के हरीके बांध से सतलुज नदी के अंदर मिल जाती है। इस हरीके बांध से एक नहर निकाली गई है राजस्थान के लिए जिसका नाम है राजस्थान नहर। लेकिन राजस्थान नहर जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर 1984 में हो गया था। राजस्थान नहर जिसका नाम 1984 में इंदिरा गांधी नहर हो गया था। और इस नहर को, इंदिरा गांधी नहर को या राजस्थान नहर को, राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। राजस्थान की मरु गंगा, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर कहां से निकाली गई है? हरीके बांध। हरीके बांध व्यास नदी पंजाब, और व्यास नदी हरीके बांध से ही सतलुज नदी के अंदर मिलती है। ये क्लियर है ना? व्यास हरीके बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर, और ये वहीं से व्यास नदी मिलती है सतलुज नदी के अंदर। इसी व्यास नदी के ऊपर एक बांध पड़ता है हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसका नाम है पोंग बांध। पोंग बांध पड़ता है, पोंग बांध। पोंग बांध व्यास नदी हिमाचल प्रदेश, थीन बांध रावी नदी पंजाब, पोंग बांध व्यास नदी हिमाचल प्रदेश। बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। पोंग बांध व्यास नदी हिमाचल प्रदेश, लेकिन
हिमाचल प्रदेश में इस बांध को पोंग बांध नहीं कहते। हिमाचल प्रदेश में इस बांध को महाराणा प्रताप डैम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महाराणा प्रताप डैम के नाम से इसे हिमाचल प्रदेश के अंदर जानते हैं। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? अरे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ये सभी पॉइंट भी आपने बहुत अच्छे तरीके से, गहन तरीके से याद रखना। पोंग बांध, व्यास नदी, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में सिंधु की सबसे अंतिम सहायक नदी का नाम आता है जिसका नाम है सतलुज नदी। ये सतलुज नदी जिसका दूसरा नाम क्या है तो आप बता देना, सतुद्री, जिसका दूसरा नाम है। इसके भी क्या क्या पॉइंट बनेंगे वो सभी पॉइंट हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप हमारे साथ में अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा। सतलुज नदी जिसका दूसरा नाम क्या है तो आप बता देना, सतुद्री। भाई बात क्या है कि तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, ये हम पहले बता चुके हैं। और मानसरोवर झील कहाँ से स्थित है? कैलाश पर्वत में। यदि आपने हिमालय पर्वतमाला नहीं देखा है तो हिमालय पर्वतमाला देख लीजिए। मानसरोवर झील के एक एक पॉइंट बड़ी बारीकी से क्लियर कर रखे हैं। तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील है, मान लीजिए ये मानसरोवर झील है तिब्बत में, उसी तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील के पास में एक झील और है। और तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में जो झील और है उसे किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे, राकस्ताल झील के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? राकस्ताल झील के नाम से जानते हैं। अरे तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में एक झील स्थित है जिसका नाम क्या है? मानसरोवर झील। उसी मानसरोवर झील के पास में एक झील पड़ती है जिसका नाम है राकस्ताल झील। और उसी राकस्ताल झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सतलुज नदी। अब सतलुज नदी मान लो राकस्ताल झील से निकली, उसके बाद में तिब्बत में बह रही है। कहां पर बह रही है? तिब्बत में। अब तिब्बत में बह रही है, तिब्बत में बहने के बाद में जब ये आगे की तरफ बढ़ी तो ये भारत की सीमा पर पहुंच गई। सीमा पर पहुंच गई तो रास्ते में हिमालय अड़ गया, हिमालय ने पैर फंसा दिया। अब नदी आए तो कैसे आए भारत में? और आना जरूरी है क्योंकि उसका भारत से मोह बंधा हुआ है, आपस में जुड़े, प्यार है उसका भारत से। तो क्या किया कि नदी ने इधर उधर चलना स्टार्ट किया। अब जैसे ही चलना स्टार्ट किया सतलुज नदी ने, तो सतलुज नदी ने देखा कि दूर एक रास्ता दिखाई दे रहा है जो प्राकृतिक रास्ता है, उस रास्ते से चलूंगी मैं। तो ये सतलुज नदी ने सोचा। अब सतलुज नदी ने थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा, उसके बाद उस रास्ते पर पहुंची, उस रास्ते से भारत में प्रवेश कर गई। कहने का मतलब समझने की कोशिश कीजिए आप, पहाड़ी या पर्वतों के मध्य आवागमन का नेचुरल रास्ता, प्राकृतिक रास्ता दर्रा कहलाता है। तो सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा, और उस सिपकिले दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी जो कैलाश मानसरोवर के पास में स्थित एक झील राकस्ताल झील से निकलती है और भारत में सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। उसके बाद में ये हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़ती है, हिमाचल प्रदेश में बहती हुई आगे बढ़ती है, पंजाब में जाती है, पंजाब में जाती है तो आगे बढ़ती है, पंजाब से बहती हुई ये जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब ये जाती है सतलुज नदी, तो इस सतलुज नदी में ऊपर से आकर मिलती है कौन सी नदी? चेनाब नदी। और उसके बाद में चेनाब नदी का जल लेकर सतलुज नदी आगे बढ़ती है और पाकिस्तान के मिठनकोट के पास से अपनी सहायक नदियों का जल सिंधु नदी में गिरा देती है। प्यारे साथियों, व्यास नदी सहायक है सतलुज की, रावी सहायक है किसकी? चेनाब की, झेलम सहायक है चेनाब की, और चेनाब इन सभी का जल लेकर आई और आकर मिल गई किसमें? तो आप बता देना, सतलुज में। और सतलुज आगे जाकर मिठनकोट के पास में मिल गई किसमें? तो आप बता देना, सिंधु नदी के अंदर। यदि समझ में नहीं आ रहा है ना तो वीडियो को बैक करके देख लो, घर की बात है, वीडियो को बैक करके देखो, समझ में आएगा। वीडियो को बैक करके देख लो, समझ में आ जाएगा। तो ये याद रखें कि मिठनकोट के पास से अपनी 5 सहायक नदियों का जल किस में गिरा देती है? तो आप बता देना, सिंधु नदी के अंदर गिरा देती है। अब ये जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी, इस सतलुज नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश में नाथपा जाकरी जल विद्युत परियोजना है। हिमाचल प्रदेश के अंदर यहां पर एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है नाथपा जाकरी। नाथपा जाकरी
जल विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। इसी हिमाचल प्रदेश के अंदर सतलुज नदी के ऊपर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है कोल बांध। हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है कौन सी नदी के ऊपर? सतलुज नदी के ऊपर। कौन सा बांध? तो आप बता देना। कोल बांध पड़ता है सतलुज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में जब ये सतलुज नदी आगे बढ़ती है तो हरिक के बैराज से व्यास नदी का पानी उठा लेती है। उसके बाद में आगे बढ़ती है तो भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वाकर्षण बांध पड़ता है जिसका नाम क्या है? भाखड़ा बांध। भाखड़ा डैम सतलुज नदी पंजाब, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। लेकिन भाखड़ा बांध के द्वारा जो पानी रोका गया, भाखड़ा बांध के द्वारा जो पंजाब में पानी रोका गया वो पानी हिमाचल प्रदेश तक रुक गया। अब भाखड़ा बांध के माध्यम से जो पानी रोका गया तो पानी रुकने के कारण भाखड़ा बांध के ऊपर बहुत बड़ी झील बन गई और उस झील को गोविंद सागर झील के नाम से जाना गया। भाखड़ा बांध जो बनाया गया है उससे कौन कौन से राज्य का उत्थान हुआ है, कौन कौन से राज्य का फायदा हुआ है, तो आप बताएंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तक उसका फायदा हुआ है। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। ये हमने आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा है। यदि वीडियो में कहीं पर भी थोड़ा सा आपको दिक्कत लगता है तो वीडियो को आप बैक करके देख लीजिए। वीडियो को बैक करके देखेंगे, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और यदि वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना और कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।